चलो आज शुरू करते हैं विद लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, या फिर हम इसको LPP इस नाम से भी चैप्टर को समझते हैं। अब ये चैप्टर क्या है? इस चैप्टर में हमको दो चीजें करनी है। पहला करना है फॉर्मुलेशन ऑफ LPP एंड दूसरा करना है सोल्यूशन ऑफ LPP। पहले फॉर्म करना है LPP एंड देन सोल्यूशन करना है। अब सोल्यूशन करना मतलब क्या? हमको यहाँ पे आंसर निकालना है कि मुझे ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या मिलेगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या मिलेगा। अब इसके लिए इस चैप्टर में हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही हर चीज समझेंगे और फिर मैं लास्ट में इसके स्टेप्स लिखा के दूंगी। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इन अ कैटल ब्रीडिंग फॉर्म it is prescribed that food rotation, एक मिनट, yes, food rotation for one animal must contain 14, 22 and 1 unit of the nutrition of A, B and C respectively. There are two different kinds of a fodder are available. Each unit weight of these two contain following amounts of 3 nutrition. तीनों न्यूट्रिशन का अमाउंट दिया है। फॉडर 1 फॉडर 2 कितना लगेगा वो न्यूट्रिशन ये बताया है। एंड हमको क्या बोला है? अगर मैं फॉडर 1 लू तो मुझे कॉस्ट 3 रुपीज पर यूनिट लगेगा एंड फॉडर 2 लू तो मुझे कॉस्ट 2 रुपीज पर यूनिट लगेगा। एंड क्वेश्चन क्या बोला है? फॉर्मुलेट द LPP टू मिनिमाइज द कॉस्ट। अब मुझे कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए LPP फॉर्म करना है। ओके, अब फॉर्मुलेट करते वक्त हमको सबसे पहले समझना है कि यहाँ पे फर्स्ट कंसेप्ट होता है मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा ऑब्जेक्टिव बताया गया है। मेरा ऑब्जेक्ट क्या है LPP फॉर्म करने के पीछे? मिनिमाइज द कॉस्ट। मिनिमाइज द कॉस्ट। तो हम इधर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को Z से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिनिमाइज Z। मिनिमाइज Z इज इक्वल टू, अब मिनिमाइज कैसे करना है Z? मेरा जो ऑप्टिमल कॉस्ट है, ऑप्टिमल कॉस्ट है वो कम करना है। तो ऑप्टिमल कॉस्ट कहाँ से आएगा? फॉडर 1 और फॉडर 2 से, राइट? तो फूडर 1 एंड फूडर 2 की कॉस्ट दी हुई है। पर यूनिट कितना है और हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं ये नहीं बताया। हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं ये नहीं बताया। तो हमारा X एंड Y डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुमको बता रही हूँ कि हमको जाना कैसे और फिर हम इसमें लिखेंगे। ओके, तो X एंड Y डिफाइन करना है। अब X एंड Y क्या होगा? फॉडर 1 के यूनिट्स X, फॉडर 2 के यूनिट्स Y। जिसका कॉस्ट दिया है या जिसका प्रॉफिट दिया है, मैक्सिमाइजेशन में प्रॉफिट दिया जाएगा। तो जिसका प्रॉफिट दिया है, जिसका प्रॉफिट और जिसका कॉस्ट दिया है, हम उसको X एंड Y कंसीडर करेंगे, उनके यूनिट्स के नंबर्स को, उनके यूनिट्स के नंबर्स को। तो यहाँ पे बिफोर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना क्या है हमको? बिफोर ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमको डिफाइन करना पड़ेगा X एंड Y क्या है, एंड देन हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करेंगे Z इज इक्वल टू। ओके, तो अब इसके लिए लिखो लेट X बी द नंबर ऑफ यूनिट्स produced, number of units produced of fodder 1 and अब next लिखो Y be the number of units produced of fodder 2। तो अब इसके बाद मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? मिनिमाइज Z। अब मिनिमाइज Z बोला है, मिनिमाइज Z के साथ हमको कॉस्ट भी तो दिया है ना, 3 पर यूनिट ऑफ X एंड 2 पर यूनिट ऑफ Y। तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हुआ? 3x प्लस 2y। मिनिमाइज Z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद हमको कंस्ट्रेंट भी दिए है।
कंस्ट्रेंट क्या दिए है जरा चेक करो कि वन एनिमल मस्ट कंटेन 14, 22 and 1 unit of nutrition of वन कहाँ से ए बी सी के टोटल एटलीस्ट बोला है ना, एटलीस्ट मस्ट कंटेन मतलब एटलीस्ट 14, 22, 1 यूनिट ऑफ एबीसी कंटेन करना चाहिए टोटल में, फॉर्डर 1 फॉर्डर 2 दोनों मिला के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस टेबल को, जो मेरा न्यूट्रिशन का टेबल है, अब यहाँ पे इन्होंने टेबल बना के दिया है तो हमको टेबल वापस से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट का टेबल बनाते हैं। कंस्ट्रेंट में जब हम टेबल बनाते हैं, हम सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स जिसको लिया एक्स वाई हमारा रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद जो हमको लिमिटेशंस दिए गए हैं, जो लिमिटेशंस दिए गए, अब यहाँ पे लिमिटेशंस किसके हैं, न्यूट्रिशन ए बी एंड सी, इनके न्यूट्रिशन का टेबल बनेगा। हाँ, अब यहाँ पे उन्होंने हमको वो टेबल बना के दिए, राइट, तो टेबल का है वैसे कॉपी कर लो। न्यूट्रिएंट लिखा है तो न्यूट्रिएंट लिख लेना, मैंने न्यूट्रिशन यूज कर लिया। न्यूट्रिएंट 2, 2, 1 and 1, 3, 1। ओके, इसके बाद यहाँ पे लास्ट कॉलम में हमको लिखना है मिनिमम रिक्वायरमेंट। यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट दिया है ना हमको, फूड ए का 14, फूड बी फूड ए नहीं, न्यूट्रिएंट ए का 14, न्यूट्रिएंट बी का 22 एंड न्यूट्रिएंट सी का 1। अब यहाँ से मुझे कंस्ट्रेंट के लीनियर इनइक्वालिटी बनाने में आसानी होगी। अब करना क्या है, देखो सिंपली 2x plus 1y should be more than equal to 14, एटलीस्ट है ना मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो मोर देन इक्वल टू 14। सेम 2x plus 3y more than equal to 22, then 1x plus 1y more than equal to 1। ये कंस्ट्रेंट आने ही चाहिए। ओके, तो लिखो फिर, from above table we get 2x plus 1y more than equal to 14, then 2x plus 3y more than equal to 22 and x plus y more than equal to 1। ये मेरे कंस्ट्रेंट्स आ गए। ठीक है, अब ये कंस्ट्रेंट किसके हैं, दीज आर कंस्ट्रेंट ऑफ रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट का कंस्ट्रेंट है, तो हम इसको डिफाइन भी करेंगे। ये क्या है, कंस्ट्रेंट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट। एंड देन एक और कंस्ट्रेंट आता है जो हमको नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट के लिए बताता है, बिकॉज जो मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स है, एक्स हो वाई हो कुछ भी हो, ये मेरे जीरो के नीचे नहीं जाने वाले, निगेटिव में कभी नहीं आने वाले, तो हमको एक और कंस्ट्रेंट डालना है, एक्स एंड वाई शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। ये ऑलवेज, एक्स एंड वाई शुड बी मोर देन इक्वल टू 0, ये ऑलवेज रहेगा, तो इसको हम हमेशा लिखेंगे नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट, नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट। क्लियर, समझ आ गया? ये हो गया तुम्हारा एलपीपी फॉर्म। अब एलपीपी हमने फॉर्म किया है, इसी को हमको वापस कॉपी पेस्ट करना है। हाँ, अब लास्ट वाला स्टेप तुम्हारा हमेशा कॉपी पेस्टिंग वाला होगा, और कॉपी पेस्ट करना क्या है, therefore LPP is linear programming problem is minimize z is equal to 3x plus 2y subject to, कंस्ट्रेंट के जगह नाम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट टू 1 2 3 4, डन। क्योंकि हमने यहाँ पे हर एक को नाम दे दिया है, किसका कंस्ट्रेंट क्या है, इधर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बता दिया है,
तो मेरा काम हो गया। क्लियर, समझ आया? तो यहाँ पे क्या लिखोगे लास्ट में? Therefore, LPP is minimize Z is equal to 2x plus 3y subject to 2x plus 1y more than equal to 14, 2x plus 3y more than equal to 22, x plus y more than equal to 1. ओके, क्लियर है? समझ आ गया? दिस इज फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। क्वेश्चन में समझो कि क्या दिया है। क्वेश्चन में बोला फॉर्मुलेट, तो ओनली यहां तक आंसर करके डन। क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी यूनिट्स, हाउ मच इज द कॉस्ट, हाउ मच इज द मिनिमम कॉस्ट, ये वर्ड्स यूज हुए, तो तुमको इसका अगला स्टेप सोल्यूशन ऑफ एलपीपी करना पड़ेगा। इसी को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। पर अगर फॉर्मुलेट बोला है तो हम यहाँ पे आंसर डन कर देंगे। अभी के क्वेश्चन में हमारे पास फॉर्मुलेट लिखा था तो हमारा आंसर खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। फॉर्मुलेट ही है, सारे फॉर्मुलेट के क्वेश्चन है यहाँ पे। अभी जो 4 क्वेश्चन लिए हैं ये सारे के सारे फॉर्मुलेट के क्वेश्चन है। लास्ट के 2 इसीलिए लिए क्योंकि यहाँ पे फॉर्मुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ होती है, कंडीशंस थोड़े से अलग है, इसीलिए वो 2 क्वेश्चन लिए। बिकॉज फॉर्मुलेशन में एलपीपी में दो ही टाइप आने वाले हैं। आइदर, बता ही देती हूँ, आइदर मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन, ये 2 ही आते हैं। अब मैक्सिमाइजेशन में क्या होगा और मिनिमाइजेशन में क्या होगा? मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन हो तो ध्यान रखना वो प्रॉफिट का क्वेश्चन रहेगा फॉर श्योर। मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो वो कॉस्ट का क्वेश्चन होगा, कॉस्ट के बारे में रहेगा। ओके, तो प्रॉफिट का क्वेश्चन है मैक्सिमाइजेशन में और कॉस्ट का क्वेश्चन है तो मिनिमाइजेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो, एक अगला शायद मैंने मैक्सिमाइजेशन का ही लिया है क्वेश्चन, हाँ मैक्सिमाइजेशन का ही है। तो अब नोटिस करना जो चीजें मैं बोल रही हूँ। प्रॉफिट वाला क्वेश्चन हुआ, मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा क्या होगा? मैक्सिमाइज जेड। ओके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा मैक्सिमाइज जेड होगा। और मिनिमाइजेशन में क्या होगा? मिनिमाइज जेड। प्रॉफिट का जब क्वेश्चन होगा, तो प्रॉफिट के क्वेश्चन में तुमको अवेलेबिलिटी दी जाएगी। ठीक है, प्रॉफिट के क्वेश्चन में तुमको अवेलेबिलिटी दी जाएगी कि तुम्हारे पास जो रिसोर्सेस है इतने ही वे में अवेलेबल है। और मिनिमाइजेशन का जब क्वेश्चन होगा, मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट दी जाएगी, तो वहां से समझना है कि एटलीस्ट इतना तो चाहिए ही चाहिए। तो इसको अवेलेबिलिटी को तुम बोल सकते हो एटमोस्ट, एंड रिक्वायरमेंट को तुम बोल सकते हो एटलीस्ट। क्लियर? तो अब सिंपल सा समझो, जब मैक्सिमाइज होता है अवेलेबिलिटी दी है, इसका मतलब एटमोस्ट दिया है, तो जो तुम्हारे कंस्ट्रेंट होंगे, ठीक है, कंस्ट्रेंट ऑफ अवेलेबिलिटी, ये हमेशा तुम्हारा लेस देन में जाएगा। यहाँ पे हमेशा साइन तुमको लेस देन ही दिखेगा। और मिनिमाइजेशन आया तो वहां पे मोर देन ही दिखेगा। ओके, क्लियर? कंस्ट्रेंट के लिए। एंड इसके लास्ट में एक कंस्ट्रेंट दोनों जगह सेम आता है, जो एक्स एंड वाई शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा लिखना ही लिखना है, नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट। क्योंकि तुम कुछ भी ले लो, तुम्हारा एक्स एंड वाई का वैल्यू जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। ओके, क्लियर है? अब ये अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन फटाफट में करें। अब देखो क्या क्या दिया है। Company manufacturer 2 types of the chemicals A and B. Each chemical require 2 types of a raw material P and Q. Okay, अब यहाँ पे गड़बड़ होती है। P
पी क्यू को एक्स वाई मानू या ए बी को एक्स वाई मानू? आगे जाने का, लास्ट लाइन पढ़ने का सीधा। इधर गड़बड़ लग रही है ना? सबसे पहले शुरुआत करो लास्ट लाइन रीड करने से। अब लास्ट लाइन रीड करते मेरे को क्या दिख रहा है? कंपनी गेट्स प्रॉफिट 350 एंड 400 बाय सेलिंग यूनिट ऑफ ए एंड बी। मतलब ए एंड बी होगा मेरा एक्स एंड वाई। ओके, तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्स, सॉरी, एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए एंड वाई इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी। फर्स्ट लाइन क्लियर? हाँ, अब जब फर्स्ट लाइन क्लियर है, अगला लाइन क्या है? अब तो यहाँ पे उन्होंने अवेलेबिलिटी भी करके दिया है, मतलब तुमको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करना है। टेबल भी कॉपी पेस्ट करो, अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए पूरा कंस्ट्रेंट का ये टेबल कॉपी पेस्ट करो। एंड इसके बाद लास्ट में क्या लिखोगे तुम? यहाँ पे तो हमने एक्स वाई दे दिया है, तो क्या बनेगा कंस्ट्रेंट? 3x + 2y। अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है तो साइन लेस देन इक्वल टू 120, साइन का ही है। लीनियर इनइक्वालिटी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसमें तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये साइन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या आएगा कंस्ट्रेंट? 2x + 5y इज लेस देन इक्वल टू 160 एंड x and y are more than equal to 0. Done. This is your LPP. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 350x + 400y। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? देखो, अब इतना सा है, तुम इतना सा डिफाइन कर सकते हो अगर क्वेश्चन दिया है तो डिफाइन करना तो आसान है ना मेरे लिए। प्रॉब्लम आती है जब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि सोल्यूशन में हमको 3-4 लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे, और वो भी ग्राफ पे। तो जब ग्राफ पेपर पे करोगे तो तुमको अच्छे से आ जाएगा, पर बिना ग्राफ पेपर के जब मैं अभी करने वाली हूँ तो थोड़ी सी लाइंस इधर उधर हो सकती है, पर उसका भी मेरे पास तरीका है कि तुम किस तरीके से समझ सकते हो। ओके, उसके पहले हम ये 2 क्वेश्चन करते हैं। एक काम करते हैं, ये 2 क्वेश्चन लास्ट में करते हैं, बिकॉज ये दोनों के दोनों क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं, डिफरेंट है। यहाँ पे कंडीशन अलग तरीके से दी हुई है, तो इन 2 क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं। हम पहले देखते हैं सोल्यूशन कैसे निकालना है। ओके, सोल्यूशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मैंने सोल्यूशन के 2 क्वेश्चन भी लिए हैं, एक मैक्सिमाइजेशन का और एक मिनिमाइजेशन का। एक काम करते हैं, इन्हीं क्वेश्चन को हम सोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं बेटर वे। उसको करो, ठीक है, उनको करते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम उसको भी करो, करने के लिए उधर मैंने बोला क्वेश्चन तुमको रीड करना है। अगर इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, और बड़े क्वेश्चन में नीचे लिखा है सॉल्व द एलपीपी, तो एंड तुमको फॉर्मुलेट करके नहीं दिया है, तो तुम्हारा 1 मार्क ओनली फॉर्मुलेशन के लिए जाएगा एंड 3 मार्क सोल्यूशन के लिए होंगे। क्लिस्टर क्लियर रखो कि तुमको करना क्या है उसमें। फॉर्मुलेशन फास्ट में करके रखा तो चलेगा वहां पे, पर जब ओनली क्वेश्चन फॉर्मुलेशन का है और वो 3 मार्क का है, तो तुमको हर एक स्टेप क्लियरली लिखनी है। ठीक है, अब देखो आगे हमको करना क्या है। करना क्या है, ठीक है, हमको दिया है मैक्सिमाइज z, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। क्या बोला है? सब्जेक्ट टू कितने लाइन से पहले निकालो? 1 2 3, 3 कंस्ट्रेंट है। ओके, अब ये 3 इनइक्वालिटी है, इन 3 इनइक्वालिटी को हमको कन्वर्ट करना है इनटू इक्वालिटीज। इनइक्वालिटी को कन्वर्ट करना है इनटू इक्वालिटीज, एंड इक्वालिटीज को कन्वर्ट करने के बाद फिर हम ग्राफ प्रिपेयर करेंगे, एंड देन वहां से हम आंसर निकालेंगे कि मेरा सोल्यूशन कहाँ आता है। ओके, तो अब देखो, पहले लिख लो, इन टेबल बनाओ एक, इन इक्वालिटीज, देन उसका कन्वर्जन इनटू द इक्वालिटीज, देन पॉइंट्स। लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट लगते हैं? लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट लगते हैं? 2 पॉइंट लगते हैं। एंड लास्ट में हमको बताना है रीजन। रीजन चाहिए ना, उसके बिना कैसे मैं डिफाइन करूंगी कि मेरे सोल्यूशन कहाँ आ रहा है? भले ही हम लास्ट में रीजन डिफाइन करें, पर करना तो लिखना तो पड़ेगा।
चलो इक्वेशन बताओ एक एक। पहला इक्वेशन क्या था मेरा, x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 21, x प्लस y लेस देन इक्वल टू 9। इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करो। x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, 3x प्लस y इज इक्वल टू 21 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 9। हर एक के लिए मुझे दो दो पॉइंट लगने वाले हैं, तो पॉइंट ए बी सी डी एंड ई एफ। ओके, अब ये मेरा थोड़ा सा लिखते हो गड़बड़ हो गया, तुम लोग एक एक लाइन छोड़ के ही करना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे वो हो जाएंगे। करूँ कैसे ही, एक दो सेकेंड दो मुझे, मैं करती हूँ। तो मैंने इसीलिए तुमको पूछा था ना, हर एक लाइन के लिए कितने पॉइंट्स लगते हैं, 2 पॉइंट्स लगते हैं। तुमने बोला भी था तो तुमको लाइन छोड़नी थी। क्या यार, रिवीजन में भी तुम लोग ऐसे कर रहे हो। हाँ, फर्स्ट टाइम सिखाते रहती हूँ तो मेरी गड़बड़ है, रिवीजन करवा रही हूँ तो तुमको पता है यहाँ करना क्या है। स्टिल अगर मेरी गड़बड़ है तो सॉरी। चलो क्या करेंगे हम, पॉइंट्स निकालने के लिए पहले x इज इक्वल टू 0 लो, y की वैल्यू निकालो। क्या आएगा, y क्या आएगा 6, फिर y इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन में, y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 24। देन नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 तो y 21 एंड y इज इक्वल टू 0 तो x 7, देन 0 9 9 0। क्लियर, सिंपल तरीके से जाना है, पहले x को रखो 0, y की वैल्यू निकालो, फिर y को रखो 0, x की वैल्यू निकालो, तुमको पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हम स्लॉट करेंगे। किसको, 1 वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। अगर 0 से मेरा आ रहा है, फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, अगर 0 रखने के बाद फ्रैक्शन आ रहा है तो हम 1 2 3 पे जाते हैं। अगर 0 रखने के बाद मेरा फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, होल नंबर मिल रहा है मुझे, तो फिर मैं डायरेक्ट उसी से जाऊंगी ना। थोड़ा अब यहाँ पे वो 24 21 बड़े डिजिट लग रहे हैं, बट मैं अगर उसको करते वक्त शॉर्ट में कर सकती हूँ ना। वैसे ही मेरे पास ग्राफ पेपर पे मस्त जगह है, अच्छी खासी जगह है, यूज करो ना। एग्जाम में तुमको कौन रोक रहा है ग्राफ पेपर पूरा यूज करने से, तो पूरा यूज कर लो। पॉइंट ही तो है, पॉइंट तो स्लॉट करना है उधर और फिर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, हाँ अब ये लाइन ड्रॉ करने के पहले भी मैं मेरा रीजन बता सकती हूँ। ठीक है, कहाँ से बताएंगे, इन इनइक्वालिटीज के एरो से। इनइक्वालिटी है लेस देन लेस देन लेस देन। ठीक है, अब इसको समझो कि हम इसको ओरिजिन साइड में क्यों लेके जा रहे हैं। ये आएगा सब ओरिजिन साइड में, तीनों के तीनों पॉइंट ओरिजिन साइड आने वाले हैं। पर ये ओरिजिन साइड आता क्यों है, अगर मैं ये नंबर लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, जहां पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा कुछ है, और इस साइड में -1 -2 -3 -4 ऐसा कुछ है। तो अगर मैं जब भी मेरे को डिफाइन करना है कि x की वैल्यू इज मोर देन इक्वल टू या इज मोर देन, दोनों में से एक, x इज मोर देन 2 बोलूंगी तो मोर देन 2 मेरा इस साइड में जाता है, राइट। एंड वही अगर मैंने यहाँ पे यूज किया x इज लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2 मतलब कौन से साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है। मोर देन में राइट साइड, लेस देन में लेफ्ट साइड, राइट। मोर देन में राइट साइड, लेस देन में लेफ्ट साइड। तो अब मुझे बोलो, जब लेस देन है तो लेफ्ट साइड मेरी कहां पे जा रही है, ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ जा रही है ना मेरी लेफ्ट साइड। क्लियर, हाँ अब अगर गलती से माइनस भी कभी आया तो भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, माइनस से भी लेस, लेस आया तो लेफ्ट साइड, मोर आया तो राइट साइड। सिंपल तरीका है हमको लिखने के लिए, हम यहाँ पे ओरिजिन साइड लिख रहे हैं, पर लेफ्ट राइट याद रखोगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा।
अब हम करते हैं ग्राफ ड्रॉ। वाई अपना कहाँ तक जा रहा है? 21 तक जा रहा है भाई। सारे ऑड ही है क्या? ठीक है, बीच में 6 एक ही है, 6 है 7 है। अपन 3 3 3 3 का ले लेते हैं ना। 3 3 के डिफरेंस में लेते तो अपना अच्छे से बनेगा मेरे लिए। तुमको नहीं लेना है, तुम जिस हिसाब से लेना है उस हिसाब से ले सकते हो। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 and 3 6 9 12 15 18 21 24। ओके, फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट 06 यहाँ पे जाएगा A.06। थोड़ा सा समझो कि मैं जिस तरीके से कर रही हूँ उसी तरीके से अगर तुम पॉइंट स्लॉट करोगे, ड्रॉ करोगे, तो तुम्हारा ही काम आसानी से हो जाएगा। और एलपीपी जो तुमको लगता है कि इट इज अ डिफिकल्ट, वो डिफिकल्ट वाला पार्ट हट जाएगा, क्योंकि तुम फॉर्मुलेशन तो कर लेते हो। फॉर्मुलेशन में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। जब क्वेश्चन सोल्यूशन का आ गया तो तुम छोड़ के आ जाते हो, पर वो छोड़ने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करके आ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? बी पॉइंट, उसके लिए 24 0। तो एक्स बी पॉइंट 24 0 है। कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है और मेरे पास इधर लाइन को वापस मैं ऐसे चेंज भी कर सकती हूँ। तो और तुम लोग चेंज क्यों करोगे? तुम बराबर ड्रॉ करोगे। अब लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ करते ही उस इक्वेशन का नाम दे देना। अभी उसका रीजन मत निकालो। x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, ये लाइन है, इस लाइन को नाम दे देना। अब अगला क्या है? अगला है मेरा 021 021 C.021 एंड D.707, मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो D70। इसको भी लगे चीज के इक्वेशन का नाम दे दो। क्या है? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। आ गया? नेक्स्ट 0990, ये आसान है। 09, इधर 09 E 09 एंड 90, ये F90। यहाँ पे भी लाइन आ गई, इसको भी इक्वेशन का नाम दे दो। अब मैंने इतना कलरफुल किया है, एग्जाम में तुम्हारा कलरफुल नहीं होगा, इसीलिए मैंने तुमको बोला था एक लाइन ड्रॉ करो, उसका इक्वेशन उसी टाइम पे लिख लो। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। हाँ, अब मुझे बोलो, तीनों के तीनों जो है वो मेरा ओरिजिन साइड में जाने वाला है। तीनों ओरिजिन साइड में जाने वाले हैं, तो ओरिजिन साइड में जा रहा है, इसका मतलब मेरा फिजिबल रीजन जो है वो ये आने वाला है, राइट? तो अब मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा। O पॉइंट हुआ 0 0, एक A पॉइंट हुआ, फिर यहाँ पे एक पॉइंट आने वाला है और यहाँ पे एक पॉइंट आने वाला है। अब इन दोनों पॉइंट के आंसर निकालने पड़ेंगे, राइट?
अब मैंने तो ग्राफ अच्छे से निकाला नहीं है, तो मैं पॉइंट का आंसर कैसे बताऊंगी? तो हमको पॉइंट का आंसर कैसे निकालना है? यहाँ पे पहले पॉइंट को डिफाइन कर दो, एफ तक हुआ है ना, जी एच। तो हम अब जी एंड एच के आंसर निकालेंगे, ठीक है, फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ जी एंड एच। ये ग्राफ निकाल लिया। अब यहीं पे हम करेंगे फॉर, नहीं पहले लिखो रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन is obtained from quadrilateral OA, क्या था, GHC, सी था ना, हाँ डी 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 है, सी नहीं डी। GH ही लिया है मैंने, EF तो वो लाइन के लिए था ना, GH ही आएगा ना नया पॉइंट। देख मैं कलर करके मेरा तुम ऐसे कंफ्यूजन में हो रहे हो, तो तुम्हारा कलर नहीं रहने वाला है, ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा। तो तुमको कितना कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, समझो उस बात को कि है आसान, पर जो छोटी छोटी मिस्टेक तुम करते हो, और यहाँ यही होने वाली है तुम्हारी मिस्टेक लिखते वक्त। तो कंसंट्रेशन बहुत सिंपल है, अब हो गया, आंसर तुम्हारा आ गया। इसमें अब जी और एच के वैल्यूज निकालने हैं। तो जी और एच के वैल्यूज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जी कौन से जगह पे है? दो लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए, तो वो दो लाइंस हमारे पास है, और उन लाइन के ना हमने ना इक्वेशन भी लिख के रखे, इसीलिए हमने इक्वेशन लिख के रखा है, ठीक है। हाँ वो तो क्या होता है, तुमको लगता है हमको इक्वेशन याद आ जाएगा, और जब सॉल्यूशन करने जाते हो लाइन ड्रॉ कर दी, फिर अरे ये पॉइंट कौन सा था, फिर ऊपर जाओगे, फिर देखोगे अरे ये क्या हो गया, मेरे को तो लाइन ही नहीं मिल रही, अब मैं आंसर कैसे करूं, फिर छोड़ दोगे, इधर तक करके छोड़ दोगे। तो कंफ्यूजन मत करो ना, पहले से अगर प्रॉपर तरीके से जाओगे, लिखते लिखते हर चीज जाओगे, तो तुमको इसमें कहीं कंफ्यूजन होगा ही नहीं, और फुल मार्क्स आएंगे। अब ये सोचो, मैं तुमको एक्सप्लेन करते करते मेरा इतना टाइम जा रहा है, तो अगर मैं ये बिना एक्सप्लेनेशन के करूं, तो हार्डली 7 to 8 मिनट्स के अंदर मेरा ये क्वेश्चन होता है, और 7 to 8 मिनट्स में 4 मार्क्स श्योर, श्योर तुम्हारे हाथ में, श्योर। ये कंफ्यूजन वाले नहीं, तुम एक आध बार डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, ये वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में रह सकते हो, पर इस चैप्टर में तो कंफ्यूजन है ही नहीं, तो जो कंफ्यूजन नहीं है उसके मार्क्स करो इकट्ठा। तो ये एक चैप्टर है जहां पे मार्क्स फुल इकट्ठा होते हैं। चलो अब मेरे को मिल गए पॉइंट्स। ओ के कोऑर्डिनेट है, ए के कोऑर्डिनेट है, जी और एच के ढूंढने। तो जी के लिए मैंने क्या बोला, कौन से दो लाइन है, हमने दो लाइन यहाँ पे लिखी हुई थी। एक लाइन है कौन सी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, एंड दूसरी लाइन क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 9। ये दो लाइन से कौन से, किसके लिए, फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ g, एंड h के लिए क्या आएगा, h के देखो, h पॉइंट के लिए कौन से दो लाइन है, 3x plus y is equal to 21 and x plus y is equal to 9। तो लिखो 3x plus y is equal to 21 and x plus y is equal to 9। ओके, बाय साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, मुझे आंसर मिलेगा, क्या करोगे, माइनस, तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे बचा मेरा 3y, एक्स एक्स तो कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 24 माइनस 9, 24 माइनस 9 15, तो y इज इक्वल टू कितना आया, 5। हाँ, जब y इज इक्वल टू 5 है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो x क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4। देयरफॉर जी के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 4 5, जी के कोऑर्डिनेट्स हुए 4 एंड 5। ओके, ये आ गया आंसर। हाँ, अब ये तुम लिखोगे कहाँ वो बताती हूँ, मैं तो यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, तुम लोग ये सारी चीजें लिखोगे जो तुम्हारा ग्राफ पेपर है उसके बैक साइड में।
और बैक साइड में नहीं लिखना है तो प्रॉपरली मेंशन तुमने इसको कहाँ लिखा है तुम्हारे मेन आंसर शीट में मेंशन करो। आंसर शीट में तुमने ये सब जहां पे लिखा है वहां पे ग्राफ तुम्हारा कौन से ग्राफ पे है वो बता देना, या फिर ग्राफ पेपर पे मेंशन करो कि इसका आंसर तुमने यहाँ पे लिखा है। और बेटर वे है कि इसको तुम ग्राफ पेपर के पीछे ही पूरा आंसर रखो, और जहां पे जिस भी क्वेश्चन में ये आए तो उस क्वेश्चन के लास्ट में बस एक नोट डाल देना कि तुमने इस आंसर को ग्राफ पेपर पे पूरा सॉल्व किया है, तो एग्जामिनर के लिए वो आसानी हो जाती है। क्लियर? जी पॉइंट आ गया, वैसे ही एच पॉइंट फाइंड करो, माइनस ये करोगे तो ये माइनस माइनस माइनस, अब यहाँ पे वाई वाई चला जाएगा, 2x इज इक्वल टू 29 माइनस 21 माइनस 9, x is equal to 6. If x is equal to 6, तो 6 plus y is equal to 9, y is equal to 3, तो मुझे वापस h के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, देयरफॉर h क्या आया कोऑर्डिनेट 6 and 3, राइट। यहाँ आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने अभी तक कोऑर्डिनेट्स ढूंढे हैं, हमको एग्जैक्ट आंसर चाहिए x और y के, जहां पे मेरा फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, तो अब हम वापस क्या करेंगे, अब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे आएंगे। ठीक है, अब हम लेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और अब अगेन एक और टेबल बनेगा, पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड लास्ट में वैल्यू। हमको यहाँ पे कैलकुलेट करके आंसर बताना है। पॉइंट्स, मेरे पॉइंट कौन से थे, ओ 0 0, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जगह ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखो, z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। ओ ए का वैल्यू क्या था 0.6, फिर जी का आंसर क्या था अपना अभी निकाला हुआ 4 5, h 6 3 एंड d 7 0। अब हमने ये पॉइंट सारे लिख लिए जो मेरे फिजिबल सॉल्यूशन में आ रहे थे, राइट। फिजिबल सॉल्यूशन के कनेक्टिंग पॉइंट हमने लिख लिए। अब हमको क्या करना है, x के जगह पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x के जगह पे x की वैल्यू, y के जगह पे y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट पुट करो, आंसर निकालो। पहला क्या आएगा 0, ओ के लिए तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, देन 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30, 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, तो 25 प्लस 12 37। कैलकुलेशन थोड़ा चेक करना, मैं बीच बीच में गड़बड़ कर देती हूँ। तो 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 18 33, 18 प्लस 15 33, हाँ। देन 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 0, ये कितना आया 21 आया। अब मुझे बोलो यहाँ पे तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से आएगा, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से आएगा जी। इसका मतलब तुम्हारा सोल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5, ये तुम्हारा सोल्यूशन है। अब हम इसको लिखोगे कैसे, अब यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, अगर फॉर्मुलेशन होता तो मुझे लिखना पड़ता कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ x एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ y आर दीज, बट यहाँ पे अभी डायरेक्ट हम आंसर कर रहे हैं
तो लास्ट में एक सेंटेंस डालना है, फॉर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5 द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम। क्लियर? समझ आया? अब एक मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन करें। मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन में अब यहाँ पे 2 ही लाइन दी है, करें फटाफट। सबसे पहले क्या करोगे, 5x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 5, देन x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 3। 2 ही लाइन है। inequalities equalities points and region। inequality पहला क्या था क्वेश्चन में, 5x plus y is more than equal to 5, 5x plus y is more than equal to 5, then x plus y more than equal to 3, x plus y more than equal to 3। इक्वालिटीज में कन्वर्ट करो, 5x plus y is equal to 5, x plus y is equal to 3, points A, B, C, D। A पॉइंट के लिए x is equal to 0, y is equal to 5, B के लिए y is equal to 0, x is equal to 1, then 0, 3, 3, 0। रीजन क्या आएगा बताओ, मोर देन है तो अपोजिट टू द ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड के अपोजिट। मैंने क्या बोला था, मोर देन बोला कि राइट, राइट क्या होगा, ओरिजिन के अपोजिट, तो इसीलिए और अपोजिट टू ओरिजिन साइड, अपोजिट टू ओरिजिन साइड, दोनों जगह। ओके, अब ग्राफ ड्रॉ करो। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतने चाहिए ना, ज्यादा नहीं। अरे लिख लिया अभी मैंने माफ कर दो बाबा, तुम्हारे साथ थोड़ा सा भी मैं एक्स्ट्रा लिख लूं तो तुम ऐसे करते हो कि मैंने कुछ गलत कर दिया। कुछ नहीं कर सकते अभी, चलो। पॉइंट ए 0, 5, पॉइंट बी 1, 0, लाइन ड्रॉ कर लो। लाइन को नाम दे दो, 5x plus y is equal to 5, then 0, 3, C 0, 3 and D 3, 0। इसकी भी लाइन ड्रॉ कर लो, एक कर्व आया है मेरा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसको अभी अपोजिट टू ओरिजिन साइड मतलब कौन सा जाएगा, अभी एरिया थोड़ा सा बताते वक्त ध्यान रखना, ये इधर ए पॉइंट आएगा। ओके,
फिर यहाँ पे एक पॉइंट देना पड़ेगा E एंड देन D। तो फिजिबल रीजन या सोल्यूशन, फिजिबल सोल्यूशन AED, फिजिबल रीजन AED। अब ये ओपन है तो मैं इसको क्वाड्रिलेटरल लिख नहीं सकती, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ E पॉइंट, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। माइनस करोगे तो माइनस 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 y गया, 4x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1/2, राइट। अब y इज इक्वल टू निकालो, y इज इक्वल टू निकालो, 1/2 प्लस x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1/2 सिग्मा 5/2। y सॉरी y। तो आंसर आ गया। E पॉइंट क्या आया, 1/2 5/2, ठीक है, क्लियर है। और कभी कभी तुम्हारा लक अच्छा चला, जब तुम किस में सॉल्व कर रहे हो, ग्राफ पेपर पे, तो तुमको एग्जैक्ट पॉइंट भी दिखता है। और जब तुम्हारे पास अगर टाइम नहीं है कि इतनी स्टेप दिखाओ, तो तुम ई पॉइंट को यहीं पे डिफाइन कर सकते हो, उसका वैल्यू क्या आता है। जब टाइम नहीं है तब, अगर टाइम है तो लिखो पूरा, उसके मार्क्स मिलेंगे। ओके, मैं बोल रही हूं अगर आया तो एग्जैक्ट 3-2 ऐसा कुछ आया, 2-5, तो मुझे उधर ही मैप करने आ जाएगा ना, तो मैं तब पूरा सॉल्व करते बैठू, और मेरे पास टाइम कम होता है। तो जब टाइम कम लगे तब करना है, जब टाइम पूरा पूरा है तब तुम पूरा लिख के करोगे। ओके, क्लियर है। चलो अभी लास्ट स्टेप मिनिमाइज था ना। फॉर सॉल्यूशन पॉइंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था मेरा, 7x प्लस वाई, 7x प्लस वाई। पॉइंट ए पॉइंट क्या है, 0-5, बी पॉइंट, बी नहीं ई, 1/2 5/2, एंड डी पॉइंट 3-0। चलो करो, 7 × 0 + 5। ए पॉइंट पे आंसर क्या आया, 5। बी पॉइंट 7 × 1/2 + 5/2, तो ये तुम्हारा 7 मतलब 7 + 5 12/2 6 आएगा। देन 7 × 3 + 0 21। अब मिनिमम कहाँ है, डन, मिनिमम। Therefore x is equal to 0 and y is equal to 5 gives the optimal solution to minimize the function. Okay, क्लियर है, समझ आ गया है क्या करना है, क्लियर है। अब इसके स्टेप्स लिख के लेते हैं फटाफट। एक काम करो, पेज के 2 हिस्से करो, या 2 आमने सामने वाले पेजेस लो और उस पे लिखो, क्योंकि मैं इन डिटेल हर चीज बताऊंगी। और बस एलपीपी कभी भी नहीं आए
तो इतना पेज खोल के देख लेना, तुम्हारा आंसर क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो लिखो फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। स्टेप 1, फाइंड डिसीजन वेरिएबल एक्स वाई। अब एक्स वाई फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की लास्ट लाइन रीड करते हैं। ओके, जनरली लास्ट लाइन में दिया हुआ होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार लास्ट लाइन में दिया हो। गलती से फर्स्ट लाइन में आ गया तो ऐसे मत बोलना कि मैम ने लास्ट लाइन बोली थी, हमको मिला ही नहीं, फिर हम कंफ्यूज हो गए। जनरली लास्ट लाइन में आता है, लास्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन एंड अब एक्स वाई फाइंड करने के लिए एक्स वाई हमेशा तुम्हारा नंबर से रहेगा, ये याद रखना। तो हम उसको भी नोट करते हैं कि एक्स एंड वाई आर कंसिडर्ड एज नंबर ऑफ यूनिट्स, फिर वो प्रोड्यूस्ड हो, परचेस्ड हो, जो भी हो, जिसका भी कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है। ठीक है, देन स्टेप टू में हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन राइट करना है। तो राइट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर प्रॉफिट रहा, इफ प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, एंड इफ लॉस का क्वेश्चन है तो मिनिमाइज लॉस नहीं, कॉस्ट मिनिमाइज z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। ओके, देन स्टेप 3, identify the constraint। कंस्ट्रेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेबल ड्रॉ करना है। ओके, टेबल में क्या होगा, एक्स वाई, यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स जो भी दिए होंगे, कंस्ट्रेंट्स 1 2 3 जितने भी कंस्ट्रेंट दिए हैं, और लास्ट वाले कॉलम में हमको क्या करना है, अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट। मैं दोनों का एक साथ लिखा के दे रही हूँ, अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट। अवेलेबिलिटी कब आएगा, अवेलेबिलिटी आता है मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन में, तो मैक्सिमाइजेशन के लिए आएगा। एंड रिक्वायरमेंट कब आएगा, जब मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन हो। अवेलेबिलिटी है तो मेरे कंस्ट्रेंट कैसे बनेंगे, लेस देन इक्वल टू, राइट द सेंटेंस स्टेटमेंट्स, राइट द स्टेटमेंट नहीं, इक्वेशंस भी नहीं है, ये इनइक्वालिटीज है। राइट द इनइक्वालिटीज जब मैक्सिमाइजेशन के लिए हो तो सी एक्स प्लस डी वाई लेस देन इक्वल टू पी ई एक्स प्लस एफ वाई लेस देन इक्वल टू क्यू, ऐसा कुछ आएगा, 2 3 जो भी रहेगा। जब मैक्सिमाइजेशन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और जब मिनिमाइजेशन है तो सी एक्स प्लस डी वाई मोर देन इक्वल टू पी एंड ई एक्स प्लस एफ वाई मोर देन इक्वल टू क्यू। एंड लास्ट में एक नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट डालना है दोनों में, नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट x y more than equal to 0, this is compulsory। and step 4,
स्टेप 4 में हमको लिखना है LPP इज, पूरा के पूरा रिपीटेशन होगा, ठीक है। तो इधर लिख दो कॉपी पेस्टिंग ऑफ स्टेप 1 2 3, नहीं 1 नहीं, स्टेप 2 2 एंड 3। स्टेप 1 में तो अपन ने एक्स डिफाइन किया था ना, 2 एंड 3। तो 2 का क्या था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज z इज इक्वल टू ax प्लस by, सब्जेक्ट टू स्टेप 3 के सारे, एंड योर आंसर इज डन। ओके, क्लियर। और थोड़ा सा करेक्टली पुट करना। ओके, सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सोल्यूशन ऑफ LPP। इसको क्वेश्चन को समझना कैसे है कि सोल्यूशन भी मुझे फाइंड करना है, सोल्यूशन भी फाइंड करना है। तो तुमको ये मैं लिख के दे रही हूँ कि कब तुम सोल्यूशन फाइंड करने जाओगे, अगर फॉर्मेशन एंड सोल्यूशन दोनों है तब। You have to solve, you have to solve the LPP when question states how much profit, how many units needs to be sold or produced or consumed। ऐसे कुछ वर्ड्स दिखे तो तुमको सॉल्व करना ही करना है। ओके, स्टेप 1, राइट LPP फॉर्म्ड। जो या तो तुमको क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है तो तुमने जो LPP फॉर्म किया है वो तुम्हारे पहले 3 स्टेप के अकॉर्डिंग हो जाएगा, 4 स्टेप, राइट, फॉर्मुलेशन के। तो वो फॉर्म किया हुआ तुम्हारा यहाँ से फिर ये 5th 6th स्टेप होते जाएगी। पर अगर ओनली सोल्यूशन का है तो ये स्टेप 1, ठीक है। देन कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग टेबल, स्टेप 2, कंस्ट्रक्ट फॉलोइंग टेबल। inequality, equalities, points and feasible area, feasible region, feasible solution उधर वर्ड यूज किया है ना, तो रीजन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, इनइक्वालिटी में मोर देन इक्वल टू रहा तो ओनली रीजन में लिखो इट इज ओरिजिन साइड, नो नो नॉन ओरिजिन साइड। मोर देन रहा तो नॉन ओरिजिन साइड या अपोजिट टू द ओरिजिन साइड, ठीक है। एंड लेस देन इक्वल टू रहा तो ओरिजिन साइड। स्टेप 3, draw a graph using above points। एक हल्का सा ग्राफ दिखा दो, तुमको दिखाना है तो, नहीं दिखाना चाहते तो मत दिखाओ। दिस इज लाइन 1, लाइन 2,
0x y. ओके, फॉर दिस पॉइंट, ये पॉइंट कहीं पे भी आओ, मिनिमाइजेशन में मैक्सिमाइजेशन में कहीं पे भी आओ, इस पॉइंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर ही लिखो, फॉर कोऑर्डिनेट्स solve the equations of two intersecting lines. Then step 4, find feasible solution, and step 5, using values of feasible solution find मैक्सिमम, पहले मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करो ना, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एंड देन वैल्यूज ऑफ x एंड y. यहाँ पे हुआ तुम्हारा चैप्टर समाप्त. समझ आया? इतना सा अच्छा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, पूरे चैप्टर का क्रक्स बस इतने से इसमें है, इतना समझ जाओ, तुम्हारे मार्क्स पूरे के पूरे तुम्हारे इस चैप्टर के. और ऐसे ऐसे मार्क्स है ना जिसमें ना तुमसे कोई मार्क्स छीन सकता है, ना तुमको स्टेप्स याद रखना है ज्यादा, तुमको तो बस वे याद रखना है कि ऐसे 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 जाना है और ग्राफ ऐसे सॉल्व करना है, खत्म. ओके, तो आज के लिए इधर ही रुकते हैं, कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ.